लास्ट लेक्चर में सेक्शन 32 चला था, सारी चीज़ें हो गई थी विद एक्सप्लेनेशंस। हम लोगों ने देखा था सेक्शन 32 में इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड, हाँ या ना, टू द ओनर ऑफ द एसेट, टू द ओनर ऑफ द एसेट। और मैंने बताया था पार्शियल ओनरशिप भी काम आती है, क्लियर। टू द ओनर ऑफ द एसेट at the rates prescribed under this act, at the method with the method of by applying the WDV method on block of assets। याद आया, ब्लॉक ऑफ एसेट की डेफिनेशन दी गई थी सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 में। ब्लॉक ऑफ एसेट मीन्स group of assets, block of asset means the group of assets which falls under the same category and on which the same rate of depreciation is applicable, ये भी बताया था। फिर जो फॉर्मेट बताया गया था ओपनिंग WDV प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर माइनस मनी पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ एसेट सोल्ड, डिस्कार्डेड, डैमेज, डिस्ट्रॉयड एक्सेट्रा। WDV फॉर डेप्रिसिएशन पर्पसेज आया था, उसमें से हम लोगों ने डेप्रिसिएशन लेस कर दिया था तो क्लोजिंग WDV आ गया था। ये बताया गया था कि जो वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं एक्चुअल कॉस्ट, जो वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं एक्चुअल कॉस्ट, उसके लिए ढेर सारे एक्सप्लेनेशंस हैं। पहले तो हम लोग एक्चुअल कॉस्ट की डेफिनेशन समझते हैं सेक्शन 43(1) के अकॉर्डिंग। उसमें बताया गया था एक्चुअल कॉस्ट मींस कॉस्ट ऑफ द एसेट टू द एसएससी शैल बी रिड्यूस्ड बाय दैट पोर्शन ऑफ द कॉस्ट विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेट बाय एनी अदर पर्सन और अथॉरिटी, क्लियर। उसके बाद हम लोगों ने देखा था ये तो वो एसेट है जिसको हम लोगों ने एक्चुअल में एक्वायर यानी परचेज किया है, देन वी कैन कैलकुलेट द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट अकॉर्डिंग टू दैट डेफिनेशन। बट इफ द एसेट इज एक्वायर्ड विद एनी अदर मोड, अगर किसी दूसरे तरीके से एसेट को एक्वायर किया गया है तो उसके लिए एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं। सबसे पहला एक्सप्लेनेशन है एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 43(1), जिसमें बताया गया है कि अगर कोई एसेट पहले साइंटिफिक रिसर्च में यूज़ हो रही थी और उस पर हम लोगों ने कुछ डिडक्शन सेक्शन 35 का ले लिया था, अब वो एसेट हम लोग बिजनेस और प्रोफेशन में ब्रिंग कर रहे हैं, मतलब ले आ रहे हैं। अगर हम उस एसेट को अपने बिजनेस या प्रोफेशन में ले आ रहे हैं यूज़ करने के लिए, तो उस एसेट की एक्चुअल कॉस्ट क्या दिखाएंगे? तो कहा गया था एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट टू द एसएससी माइनस डिडक्शन ऑलरेडी अवेल्ड अंडर सेक्शन 35। क्लियर है? पक्का। दूसरा बताया गया था कि अगर कोई एसेट, एक्सप्लेनेशन नंबर 2 टू सेक्शन 43(1) में, कि अगर कोई एसेट गिफ्ट या विल के तौर पर एक्वायर की गई है तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या शो करेंगे? तो कहा गया WDV एक्चुअल कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर माइनस डेप्रिसिएशन ऑलरेडी अलाउड टू हिम इन टोटलिटी। आज तक उसको जितना भी डेप्रिसिएशन अलाउड किया गया था उसको लेस करने के बाद जो भी आएगा वो क्या आएगा? WDV। वही WDV मेरे लिए क्या बन जाएगी? एक्चुअल कॉस्ट। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 बताया गया था अगर कोई एसेट हायर डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए ट्रांसफ़र की गई है या टैक्स इवेजन का पर्पज़ है मेनली, तो वहाँ पर एक्चुअल कॉस्ट क्या लिया जाएगा? जितना कि असेसिंग ऑफिसर उचित समझे। छोड़ दें उसको। एक्सप्लेनेशन नंबर 4 की बात करते हैं। 5 मिनट से इसका ध्यान यहाँ नहीं है। बताओ एक्सप्लेनेशन नंबर 2 क्या बताया? बताओ क्या है उसमें? 5 क्या है? 5 एक्सप्लेनेशन नंबर 4 बताया गया था अगर कोई एसेट ट्रांसफ़र की गई है और उसको री एक्वायर कर लिया गया है तो क्या करेंगे? तो कहा गया कि अगर री एक्वायर का केस है, सेम एसेट ट्रांसफ़र की गई और उसको री एक्वायर किया गया, तो WDV एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल ट्रांसफ़र और री एक्वायर्ड वैल्यू विच एवर इज लेस। एक्सप्लेनेशन नंबर 4A बताया गया था कि लीज़ के केस में अगर कोई एसेट ट्रांसफ़र की गई और उसको लीज़ बैक ले लिया जाए तो उसके केस में एक्चुअल कॉस्ट क्या लेंगे? तो क्या आ गया? WDV टू द प्रीवियस ओनर। जितने में ट्रांसफरर के लिए जो WDV था वही हम लोग एक्चुअल कॉस्ट ले लेंगे। एक्सप्लेनेशन नंबर 5 बताया गया था कि अगर कोई रेसिडेंशियल बिल्डिंग पहले हम अपने रहने के लिए यूज़ करते थे, आज हम उस बिल्डिंग को अपने बिजनेस या प्रोफेशन में शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या लेंगे? तो कहा गया ये मानते हुए कि शुरू से वो बिल्डिंग आपके बिजनेस में यूज़ होती थी, आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते आज तक की WDV पर पहुँचो, और जो आज आपके हाथ में WDV आएगी दैट विल बिकम द एक्चुअल कॉस्ट टू द एसेट। एक्सप्लेनेशन नंबर 6 बताया गया था अगर कोई होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी को कोई एसेट ट्रांसफ़र करती है तो उस केस में हम लोग एक्चुअल कॉस्ट क्या लेंगे? कहा गया अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए तो WDV टू द ट्रांसफरर, हाँ या ना। पहला कंडीशन बताया गया था कि 100% शेयर ऑफ द सब्सिडरी कंपनी मस्ट बी हेल्ड बाय द
होल्डिंग कंपनी, एंड द सेकंड कंडीशन ट्रांसफरी कंपनी मस्ट बी एन इंडियन कंपनी। अच्छा, एक्सप्लेनेशन नंबर 7 बताया गया था, अगर कोई एसेट एमलगमेशन प्रोसेस में ट्रांसफर की जाती है तो उस केस में क्या होगा। कहा गया ट्रांसफरर की डब्ल्यूडीवी ही ट्रांसफरी के लिए एक्चुअल कॉस्ट मानी जाएगी, बशर्ते ट्रांसफरी कंपनी क्या हो, इंडियन कंपनी हो। एक्सप्लेनेशन नंबर 7 है डिमर्ज टू रिजल्टिंग सेम डब्ल्यूडीवी का कंडीशन। एक्सप्लेनेशन नंबर 8 इंटरेस्ट ऑन लोन, द लोन विच इज स्पेशली एक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ एक्वायरिंग द एसेट। तो उस केस में हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन को कैपिटलाइज करें या ना करें। तो कहा गया बिजनेस कमेंसमेंट के पहले का जितना भी इंटरेस्ट होता है दैट मस्ट बी कैपिटलाइज, पुट टू यूज के बाद का जितना इंटरेस्ट होता है दैट मस्ट बी चार्ज टू रेवेन्यू। मीनवाइल जो इंटरेस्ट आता है इस दौरान बिजनेस कमेंसमेंट के बाद का और पुट टू यूज के बीच का जो इंटरेस्ट होता है उसके लिए केस लॉ बताया गया था, चल्लापल्ली शुगर मिल्स लिमिटेड का केस। उसमें कहा गया था नाउ दैट दिस इज एट द ऑप्शन ऑफ द एसएससी, इफ यू वांट टू चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू ही कैन डू सो, बट इफ यू वांट टू कैपिटलाइज दैट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देन ही कैन डू सो अगेन। चलो, एक्सप्लेनेशन नंबर 9 बताया गया था, अगर सैनवेट और मॉडवेट क्रेडिट हम लोग ले लेते हैं, अगर मैंने कोई एसेट खरीदी और उस पर मैंने कोई टैक्स पे किया था, कस्टम ड्यूटी या एक्साइज ड्यूटी, तो उससे हमारी एसेट की कॉस्ट बढ़ गई थी। आज हम उस सैनवेट या मॉडवेट का हम क्रेडिट लेने जा रहे हैं, रिफंड लेने जा रहे हैं। तो अगर हम रिफंड लेते हैं तो क्या होगा, एक्चुअल कॉस्ट घट जाएगी सैनवेट और मॉडवेट क्रेडिट से। एक्सप्लेनेशन नंबर 10 बताया गया कि अगर कोई गवर्नमेंट हमको सब्सिडी, ग्रांट या इंसेंटिव्स देती है किसी एसेट पर तो उससे भी हमारी एसेट की कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक्सप्लेनेशन नंबर 11 बताया गया कि अगर कोई नॉन रेसिडेंट है आउटसाइड इंडिया से इंडिया में आता है, अपनी एसेट्स को, बिजनेस एसेट्स को भी इंडिया में ले आता है, वहाँ से शिफ्ट करता है, तो ये मानते हुए कि वो बिजनेस एसेट्स शुरू से ही इंडिया में ही यूज़ हो रही थी, उन पर नोशनल डेप्रिसिएशन चार्ज करते आज के रेट में जो डब्ल्यूडीवी आता वही उसकी एक्चुअल कॉस्ट मान ली जाएगी। और एक्सप्लेनेशन नंबर 12 बताया गया कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज के बारे में भी डब्ल्यूडीवी मान लिया जाएगा, किसके लिए, नए बिजनेस के लिए, ठीक है ना। अच्छा, ये भी बताया गया था कि अगर कोई एसेट पिछले प्रीवियस ईयर में खरीदी गई है और पुट टू यूज 180 दिन से कम की गई है तो उस पर नॉर्मल डेप्रिसिएशन का 50% ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, लेकिन अगर एग्जैक्ट 180 दिन है या उससे अधिक है तो पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, हाँ या ना। जरूरी नहीं कि रियल ओनर को ही एसेट का डेप्रिसिएशन मिले। हम लोग हायर परचेज के केस में किसको डेप्रिसिएशन देते हैं, हायर परचेजर को हम लोग डेप्रिसिएशन का बेनिफिट देते हैं। द एक्चुअल यूजर विल गेट द बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन। क्लियर है। जो असाइनमेंट दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 WDV of 4 machines at the beginning of the previous year 11-12 forming part of a block of asset carrying 15% rate of depreciation was rupees 5 lakh. The following 5 machines of the same block were bought. P 5 जनवरी 2012 और पुट टू यूज़ है 14 जनवरी 2013, कॉस्ट है 50,000। Q 5 अप्रैल 2012 एंड 15 मई 2012 को उसको पुट टू यूज़ किया गया है 1 लाख। R 15 मई 2012 एंड पुट टू यूज़ है 31 ऑफ जनवरी 2013 और टोटल कॉस्ट है 2 लाख रुपए, हाँ या ना। S है 15 नवंबर 2012 और पुट टू यूज़ है 27 ऑफ मार्च 2013, ठीक है, 1,50,000। अब जरा देखते हैं फॉर मशीन्स ऑफ दिस ब्लॉक other than those which were acquired and put to use less than 180 days were sold for rupees 4 lakh. Calculate the depreciation for the assessment year 13-14. What will be the answer? छोड़ दे उसको, पहले तो आप डेप्रिसिएशन निकालें असेसमेंट ईयर 13-14 के लिए। निकाल लिए, कितना आया आंसर? कितना आया? कोई और आंसर? कैलकुलेट करें, 2 मिनट देते हैं।
जरा देखिए, देखें इधर, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, ओपनिंग WDV कितना था? 5 लाख। अच्छा, ये किस डेट की बात बता रहा है? ये है 1/4/2012 का, ठीक है। एक 4/2012 5 लाख प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट acquired during the previous year. Actual cost of the asset acquired during the previous year. जरा ढंग से देखें, मशीन P की बात करें तो 12-13 में आएगा क्या? वो P खरीदा गया है 11-12 में, 11-12 में परचेज्ड है, पुट टू यूज 12-13 में है। आएगा या नहीं? नहीं आएगा। ये पिछले साल तो हम लोगों ने ब्लॉक में शामिल कर लिया गया होगा, लेकिन डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया गया होगा। क्लियर? चलो ढंग से देखना जरा, बचा मशीन कौन? Q, मशीन Q 1 लाख रुपए की है ना, प्रीवियस ईयर में ही पुट टू यूज है ना। मशीन R ये भी आ जाएगी 2 लाख, बोलो ना। और 27 मार्च को है S का, तो वो भी आ जाएगा कितना? कितना हो गया? माइनस मनी पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ एसेट सोल्ड डिस्कार्डेड एक्सेट्रा, बोलो ना। कितने में बेचा गया है? 4 लाख में। बचा कितना? इसको हम कहते हैं WDV फॉर डेप्रिसिएशन पर्पसेस, हाँ या ना? अच्छा, इसको अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करना हो तो कैसे करेंगे? 5,50,000 को हम 2 पार्ट में बांटते हैं, पुट टू यूज लेस देन 180 डेज, हाँ या ना? यहाँ कह सकते हो न्यू एंड ओल्ड। अब नई मशीनें कितनी हैं? 2, 3, 4, 4.5 लाख की। कितने लाख की? 4.5 लाख की। और पुरानी कितनी बची? 1 लाख। क्या करें? 4.5 लाख को अलग कर लें और 1 लाख को बोलने दो, हाँ या ना? अब इस 4.5 को 2 पार्ट में बांटेंगे, लेस देन 180 डेज, 180 डेज और मोर, हाँ या ना? यही ना बोलना चाह रहे थे? बोलने दो। अब जरा देखते हैं पिछले साल कौन सी ऐसी एसेट थी जो खरीदी गई और 180 दिन से कम यूज हुई है। एसेट नंबर R एंड S 2 है। देखें तो पुट टू यूज पिछले ही साल खरीदी गई और पिछले ही साल पुट टू यूज 180 दिन से कम है, तो 3.5 लाख की। कितने की? और बची कितने की? तो 1 लाख। तो इस पर तो पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, 2 लाख का 15%,
लेकिन 3.5 लाख का 15% का हाफ, ये 1 लाख और 1 लाख, टोटल कितने पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है ये तो मालूम है ना, कि इसमें भी डाउट है। 5.5 लाख पर डाउट नहीं ना है किसी को, ये है ना। अब 5.5 लाख को मैंने तोड़ दिया, 3,50,000, 1 लाख और 1 लाख, क्या कोई प्रॉब्लम है? इस पर तो पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा ही लगेगा, इस पर भी पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा, क्या प्रॉब्लम है इसमें? हाँ 56,250, चले कितना आ गया? 56,250। दिस इज योर क्लोजिंग WD। नोट करें, नोट करें इसको। इसमें कोई डाउट नहीं है? सेकंड पार्ट आप लोग करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। The depreciated value of a block of asset consisting of plant A and B, rate of depreciation 30%, हाँ या ना? 1,27,000 है ऑन 1 अप्रैल 2012। प्लांट ए 1 लाख प्लस प्लांट बी 27,000। ठीक, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। प्लांट सी, डी, ई, एफ एंड जी 30% सब पर है। डेट ऑफ परचेज है 10 मार्च 2012। अच्छा, ये तो पिछले साल एक्वायर की गई है। पुट टू यूज कब है? इस साल है 12-13 में। सेम वही प्रॉब्लम जो अभी हम लोगों ने देखी थी पिछले क्वेश्चन में मशीन पी के रिगार्डिंग। 1 मार्च 2012 पिछले साल खरीदी गई है, 3 दिसंबर 2012 इस साल पुट टू यूज की गई है। 6 मई 2012 इस साल परचेज है, इसी साल पुट टू यूज है। 15 मई इस साल परचेज है, 2 जनवरी इसी साल पुट टू यूज है। 8 जुलाई इसी साल परचेज है, लेकिन पुट टू यूज नेक्स्ट ईयर किया गया है अप्रैल 2013 में। हाँ या ना? जरा देखें वैल्यू क्या क्या है। 20,000, 30,000, 50,000, 60,000 एंड 75,000। नीचे 2 लाइनें जोड़ दें। प्लांट ए इज सोल्ड, प्लांट ए इज सोल्ड ऑन 16th August 2012। प्लांट ए इज सोल्ड ऑन 16th August 2012 फॉर ₹86,000। कितने में बेचा गया है? 86,000 में। क्यों सोनू? डेप्रिसिएशन हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। इधर देखें, ओपनिंग WDV 1/4/2012 की बात कर रहा हूं मैं। कितनी एसेट्स थी? A एंड B, और टोटल WDV कितनी थी? 1,27,000 प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट, बोलो ना, एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। हम लोग जब भी देखेंगे, कभी भी हम लोग परचेज वर्ड यूज नहीं करेंगे। देखें आप लोग की किताबें हो, कुछ भी हो, वहां परचेज सेल वर्ड यूज किया गया है आंसर में, और ये उचित नहीं है। हम जब भी वर्ड यूज करेंगे क्या यूज करेंगे? और जरा देखो तो एक्ट अपने में ही सेल्फ डिफाइन कर रहा है उन चीजों को जो हम लोग गलतियां करते हैं। Actual cost of the asset acquired during the previous year. Now here we are, this is not a matter that we are going to charge depreciation on those assets or not.
we have to include all those assets over here which are subject matter of acquisition during the previous year. क्लियर है? जिन जिन एसेट को मैंने पिछले साल एक्वायर किया है एनी हाउ, उनको हमें यहाँ शामिल करना है, वो इस सेंटेंस को पढ़ने से पता चल जा रहा है। क्लियर है? जरा देखें, क्या मैंने 10 मार्च 2012 को कोई एसेट खरीदी तो इसमें शामिल होगा क्या? वो तो पिछले साल इस ब्लॉक में शामिल हो गया होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन देखकर लगता है नहीं, ऐसा नहीं है। पिछले साल का जो हमें ब्लॉक दिया गया है वो केवल ए एंड बी का है। मेरी बात समझना। तो जब केवल ए एंड बी का है तो इसमें प्लांट सी तो शामिल है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछले साल चूंकि एसेट पुट टू यूज नहीं की गई थी और डेप्रिसिएशन में पिछले साल उस पर नहीं लगा था और न लगना था, और एसेट इस साल पुट टू यूज की जा रही है, डेप्रिसिएशन भी इसी साल से लगेगा, तो जो इसका एसएससी था उसने पिछले साल इसके डब्ल्यूडीबी में सी को शामिल नहीं किया था, उसने ये मान लिया था। तो अब मेरी यहाँ मजबूरी हो गई कि हम सी को यहाँ शामिल करें, भले ही एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लास्ट ईयर है। मैं इसको उचित प्रैक्टिस नहीं कहता, अच्छी प्रैक्टिस नहीं कहता। देखो तो अब हमें एसएससी के हिसाब से काम करना पड़ रहा है। मेरी बात समझना। जब हमने एसेट पिछले साल खरीदी थी तो इस साल क्यों देख रहे हो, इस साल क्यों ले रहे हो? इसको तो पिछले साल ले लेना चाहिए था हिसाब में। अब चूंकि हमें एसेट का नाम दे दिया ए और बी, तो मेरे लिए बीच का धर्म संकट आ गया। मैं करूं तो करूं क्या? उन एसेट्स पर डेप्रिसिएशन ना चार्ज करूं जो मैंने पिछले साल खरीदी और इस साल पुट टू यूज़ कर रहे हैं? क्या उनको ब्लॉक पे शामिल करने का अधिकार नहीं है मुझे? करो ना। बात समझ में आई? तो हम यहाँ प्लांट सी को हम शामिल करेंगे। क्या करेंगे? एसेट एक्वायर्ड लास्ट ईयर बट पुट टू यूज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, नॉट इंक्लूडेड अर्लियर इन ब्लॉक। क्यों भाई? बोलो हाँ या ना? ये हम मजबूरी में लिख रहे हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ होता नहीं और ना किया जाता है, किया नहीं जाता। ऐसी प्रैक्टिस उचित नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। पिछले साल के एसेट है, पिछले साल के डब्ल्यूडीबी में शामिल करके आगे आना चाहिए था। अब पिछले साल नहीं शामिल किया है सी को, तो हमें इस साल उसको शामिल तो करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो प्लांट सी कितने का है? प्लांट सी कितने का है? 20,000। चलो अच्छा, प्लांट डी भी वही है? बोलो ना। प्लांट डी का भी वही किस्सा है? नहीं है? कितने का है? हाँ या ना? चलो, प्लांट ई एफ, ये दो ऐसे हैं, ये दो ऐसे हैं जो हमें शामिल करने चाहिए। इसी साल खरीदे और इसी साल पुट टू यूज किए गए। प्लांट ई एंड प्लांट एफ, बोलो ना। ई कितने का? 50,000 और ये है 60,000। मेरे सामने फिर एक धर्म संकट खड़ा हो गया बीच में, प्लांट जी को लेकर के। किसको? कि सर ये 75,000 का जो प्रीवियस ईयर में खरीदा गया है, लेकिन यूज़ अगले साल करेंगे, नेक्स्ट ईयर में। जैसे पिछले साल कोई एसेट खरीदी गई थी, इस साल पुट टू यूज है, इस साल कोई खरीदी गई, नेक्स्ट ईयर में यूज़ करेंगे। अब चूंकि एसएससी की पॉलिसी ही वही है कि जिस साल खरीदो उससे मतलब नहीं है, जिस साल पुट टू यूज़ करो उससे मतलब है। हाँ या ना? तो हम उसको शामिल कर लें या ना करें? नहीं करेंगे। क्लियर? क्योंकि एसएससी ने वो पॉलिसी ही यूज़ की है, तो हम क्यों जाए पीछे, उसको चेंज क्यों करें? चलें बताएं। 237 287 बोलो। कोई एसेट सेल की गई है क्या? प्लांट ए 86,000 में सेल की गई है। तो ये हो जाएगा WDV फॉर डेप्रिसिएशन पर्पसेस। बोलो ना।
अच्छा, अब डेप्रिसिएशन चार्ज करने की बारी है। इधर देखना, इधर देखें सब लोग, इसको दो पार्ट में बांटो, न्यू एंड ओल्ड। अच्छा, ये तो पुरानी एसेट्स मानी जाएंगी ना, पिछले साल ही खरीदी गई थी, पुट टू यूज इस साल है ना। तो मैंने कहा था पिछले ही साल खरीदना और पिछले ही साल पुट टू यूज करना 180 दिन को न्योता देता है। बात समझना, पिछले ही साल खरीदना और इस साल पुट टू यूज करो, भले ही 10 दिन करो, डेप्रिसिएशन साल भर का लगेगा। बात समझना, तो हम इनको पुराने की कैटेगरी में रखें। चले, तो ये मेरी पुरानी एसेट्स हैं, ये मेरी पुरानी एसेट्स हैं। नहीं, कितने की हैं? अच्छा, 1,10,000 में जरा देखो, पिछले ही साल खरीदी गई ई और एफ, पुट टू यूज क्या साल भर हुआ? पुट टू यूज ना, एफ के केस में देखो तो 180 दिन से कम है। केवल यही वो मशीन है जो पिछले साल खरीदी गई है और पिछले ही साल पुट टू यूज की गई है, लेकिन 180 दिन से कम। लेकिन पिछले साल ये खरीदी गई है, दो मशीनें नहीं है, 1,10,000 और बाकी कितना बचा बोलो? 91,000। अच्छा, इसको फिर दो पार्ट में बांटो, लेस देन 180 डेज कितना है? केवल 60,000 है। कितना है? यानी 50,000 180 दिन या ज़्यादा है, हाँ या ना? और 91,000 ये बोलो ना, इन पर पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा और इस पर नॉर्मल डेप्रिसिएशन का आधा। क्या रेट है डेप्रिसिएशन का? 30% का 50% प्लस 141 का 30%। टोटल दोनों जोड़कर बताओ तो 51,300 लेस डेप्रिसिएशन, तो 49,700 बोलो क्लोजिंग WDV। इसको नोट करें, मैं फिर समझाऊंगा इस क्वेश्चन को। इसको नोट करें, क्वेश्चन नंबर 3, डेप्रीशिएटेड वैल्यू ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट ए, बी एंड सी 1/4/2012 का 14,80,000। एडिशन ऑफ एलिजिबल प्लांट डी मेड ऑन एडिशन ऑफ एलिजिबल प्लांट डी मेड ऑन 1st September 2012 एंड पुट टू यूज 8th of September 2012 1,60,000। Cost of eligible plant E purchased on 24th of December 2012 3,10,000। Sale proceeds of A जो 3 मार्च 2013 को बेचा गया है, which was originally purchased on 1st April 2012 for rupees 1,20,000। एक 4/2011 लिख दो उसको, 1/4/2011 लिख दो। जो 1,20,000 लिखा है उसके आगे 1/4/2011 लिख दो, 16,30,000, हाँ या ना? करा, एज्यूमिंग दैट द एसएससी इज एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 15%, फाइंड आउट द एडमिसिबल डिप्रिसिएशन, दैट्स इट। जरा देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। ओपनिंग WDV कितनी है? प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, बोलो ना। अच्छा, प्लांट डी एंड प्लांट ई, जबकि ये 2-3 हमारे पास थे, ए, बी एंड सी। कितने कितने का? 160 एंड 310।
अच्छा, कितना हो गया टोटल? 1950, ये 1950 आएगा, माइनस मनी पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ एसेट सोल्ड एक्सेट्रा। कौन सी एसेट बेचा है? ए, कितने में? बताओ कितना बचा? 3,20,000। ये है क्लोजिंग WDV, सॉरी WDV फॉर डेप्रिसिएशन पर्पसेस। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन चार्ज करना है इस पर 3,20,000 में। देखो नई एसेट्स कितनी और पुरानी कितनी। न्यू कितनी है? पूरी 470, और पिछले साल ही खरीदी और पिछले साल ही पुट टू यूज है दोनों। अच्छा, एक मिनट, न्यू है हमारी 470, जिसमें से हो गया 470, ओल्ड कितना है? 0, लेकिन इसको रेस्ट्रिक्ट करेंगे ₹2, 3,20,000, उसके ऊपर तो ले नहीं जा सकते, हाँ या ना भाई? हमारे पास नई एसेट्स कितनी है? 470, लेकिन हमारे पास तो टोटल ब्लॉक ही बचा हुआ है 320, तो 320 से ऊपर तो ले नहीं जा सकते डेप्रिसिएशन। अब इसमें छांटना है कि मोर देन 180 या लेस देन, हाँ या ना? बोलो। अच्छा, एक बात बताओ, जब कुछ ना दिया हो, अब मान लो 4,70,000 में 3,20,000, किसको माने? किसको माने? किस एसेट को बेचा है या किसका WDV पड़ा हुआ है? नॉर्मल मान लेंगे। अगर हम बात करें प्लांट डी का, तो प्लांट डी जो है वो 8 सितंबर 2012 को पुट टू यूज है, और ये 24 दिसंबर 2012 को पुट टू यूज है, मान लें। बोलो ना। तो ये तो पूरे साल भर यूज हुआ, नॉर्मल डेप्रिसिएशन, लेकिन इस पर 50% लगेगा। तो 320 में 160 का क्या होगा? पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा, और बाकी 160 पर 50%। बोलो। ऐसे कैसे कर? तुम डेप्रिसिएशन ज़्यादा पाना चाहोगे या कम? ज़्यादा पाना चाहेंगे। बताओ कितना हुआ? 1,60,000 का कितने रेट से? 15%। बोलो, का आधा, और 1,60,000 का 15%। बताओ कितना कितना है? कितना आया? 12,000, और कितना आया टोटल? दैट्स इट। $2,84,000। हाँ बोले। हाँ हाँ, ये कह रहे हैं कि एसेट तो BC भी बची हो सकती है। मैंने कब मना किया? हम यहाँ एसेट्स को केवल न्यू और ओल्ड में पहले बांटते हैं। पहले न्यू अलग कर लो, बाद में ओल्ड देखते रहना, क्योंकि 50% रेस्ट्रिक्शन का रूल न्यू में है कि ओल्ड में है? न्यू में है, तो हम न्यू को किनारे कर लें। पहले न्यू को किराने करने के लिए मैंने देखा, अगर 3,20,000 का मेरा ब्लॉक बचा हुआ है, तो न्यू मैंने खरीदा कितने का था? 470 हो, 470 का खरीदा है, 320 बचा है, तो इसका मतलब सारा का सारा नया ही बचा हुआ है। और इसमें देखा कि 50% वाले, नहीं 180 दिन से कम वाला कौन सा है और 180 दिन से अधिक वाला कौन सा है। हमने देखा 180 दिन से अधिक वाला अगर 1,60,000 ही है, तो बाकी 1,60,000 कौन सा हो गया? 180 दिन से कम वाला। बड़ा ही अजीब केस है, अलग कर लिया, कॉमन सेंस।
निकल गया। नहीं नहीं, बिल्कुल आप सही बात बोल रहे हैं। अगर हम इसको ओल्ड में मानते, मेरे पास एसेट तो जब है ही नहीं ओल्ड, 3,10,000 की ही नई एसेट है, वो भी 180 दिन से कम वाली, तो आप इसी को मान सकते हैं कि 3,10,000 का ये बचा है, 10,000 का ये बचा है। गलत है वो, ऐसे कैसे मान लोगे? जो एसेट, सुन तो लो पहले, कोई दिक्कत नहीं है। मानना चाहते हो नीचे नोट लगा देना, ये गलत है सिस्टम। हम डेप्रिसिएशन ज़्यादा देना चाहेंगे या कम? ज़्यादा, बात ख़त्म। कोई भी एसएससी डेप्रिसिएशन ज़्यादा लेकर अपना प्रॉफिट कम करना चाहेगा या ज़्यादा करना चाहेगा? कम करना चाहेगा। प्रॉफिट को क्या करना चाहेगा? कम करना चाहेगा, डेप्रिसिएशन ज़्यादा लेकर के। बात खत्म, नोट करें। Question number 7. X owns the following machinery as on 1st April 2012. मशीन A, मशीन B, मशीन C। ओपनिंग WDV दे रखा है तीनों मशीनों का। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी दिया है 15%। ही एक्वायर्स अ न्यू मशीनरी D for ₹60,000 on 2nd of November 2012. मशीन B and C are sold on 15th March 2013. अच्छा, for ₹180 and 40 respectively. Compute the depreciation. Question number 7. ओपनिंग WDV कितना था? उसमें 3 मशीनें थी, A, B and C। कितना आएगा? 3,18,000, बहुत बढ़िया, प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट, एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। कौन सी एसेट खरीदी है? डी। कितने में? 60,000। जरा ढंग से देखो तो 2 नवंबर 2012 क्या 180 दिन से अधिक है? नहीं, कम है। हाँ या ना? माइनस मनी पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ एसेट सोल्ड एक्सेट्रा। कौन कौन सी एसेट बेचती है? बी एंड सी। 2,20,000। कितना बचा? क्लोजिंग WDV, WDV फॉर डेप्रिसिएशन पर्पजेस। बोलो ना, कौन कौन सी मशीन बची हुई है? A एंड D, बोलो ना। लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन माइनस करोगे? क्लोजिंग WDV आ जाएगा। जरा डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। 2,20,000 सॉरी 1,58,000 पे हम ये देखेंगे नई एसेट्स कितनी और पुरानी कितनी। नई एसेट्स है मेरे पास केवल 60,000 की, बोलो। और ओल्ड कितने की बची? 98,000। अच्छा, ये लेस देन 180 डेज है ना? तो 60,000 का कितना रेट है? 15। 15% के हिसाब से आधा, प्लस 98,000 का 15%, टोटल मिलाकर कितना आया? 19,200। 138,800। दिस इज योर आंसर। बात करने पर कम ध्यान दें तो फायदा मिलेगा।
क्वेश्चन नंबर 8 देखें। A sole proprietary concern whose WDV of the block of asset on 1st April 2012, रोहित समझ में आ रहा है बाबू? 1 अप्रैल 2012 को एक प्रोप्राइटरशिप कंसर्न थी, उसके पास जो WDV पड़ा हुआ था वो था 5 लाख। रेट क्या था डेप्रिसिएशन का? 15%। चलो लिखा हुआ है purchased another asset of the same block on 1st June 2012, 2 लाख रुपए में। बोलो ना, इस पर भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? The said concern was succeeded by a company on 1st September 2012. इस पूरे फर्म को किसने ले लिया? कंपनी ने खरीद लिया। कब खरीदा? 1st September 2012. After the succession, the company purchased another asset of the same block. After the succession, the company purchased another asset of the same block. Of the same block on 1/1/2013 for rupees 160, 1,60,000. On 1/1/2013 for rupees 1,60,000. ठीक, कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन। इसने फिर से 1 जनवरी 2013 को परचेज किया है 1,60,000 की एसेट। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ढंग से देखना। एक बात बताओ, अगर मैंने एसेट 180 दिन से अधिक यूज़ की तो मुझे कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा? और अगर मैंने 180 दिन से कम यूज़ की तो? चलो मेरे पास 100 रुपये की एसेट है, 10% डेप्रिसिएशन लगता है, तो साल भर में मुझे कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा? क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम 10 रुपये से अधिक डेप्रिसिएशन ले लें? पॉसिबल नहीं है। दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट विच कैन बी बेनिफिटेड और विच कैन बी अवेल्ड एज अ डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन। अब हुआ क्या, इस 100 रुपये को मैंने 8 महीने तक यूज़ किया, चलो 9 महीने तक, ठीक, और बाकी 3 महीना मैंने इसको बेच दिया, तुमको ट्रांसफ़र कर दिया। अब 180 दिन से अधिक यूज़ किया मैंने, तो मुझे पूरे 100 पर डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा? तुमने यूज़ किया कितना महीना, तो तुमको कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा? लगभग मान लेते हैं 2 मिनट के लिए, कैलकुलेशन डजंट मैटर, 5, आधा। टोटल डेप्रिसिएशन कितना मिल गया एक साल में एक ही एसेट पर? गलत है ना? गलत है कि नहीं है? एक साल में 10 से ज़्यादा डेप्रिसिएशन नहीं मिलना चाहिए उन केसेस में जहाँ पर एसेट किसी कंपनी द्वारा टेक ओवर किए जाते हैं। कंपनी ने बिजनेस को खरीद लिया, कंपनी ने एमलगमेशन कर लिया, कंपनी ने डीमर्ज और रिजल्टिंग का केस है, हाँ या ना? अगर किसी कंपनी ने पार्टनरशिप फर्म को टेक ओवर कर लिया, किसी कंपनी ने प्रोप्राइटरशिप फर्म को टेक ओवर कर लिया, ऐसा बेसिकली इसलिए किया जाता है ताकि हम बेनिफिट उठा सके लार्ज स्केल में जाकर के। मेरी ही पार्टनरशिप फर्म थी, मैंने ही कंपनी खोली, क्या मुझे उसी एसेट पर 2 बार डेप्रिसिएशन मिलेगा? एक बार फुल, एक बार हाफ? पॉसिबल नहीं है। तो गवर्नमेंट ने ऐसे केसेस में जहाँ पर कोई कंपनी हमारे प्रोप्राइटरशिप फर्म को टेक ओवर करती है, जहाँ पर कोई कंपनी हमारे पार्टनरशिप फर्म को टेक ओवर करती है, जहाँ पर कोई कंपनी एमलगमेशन प्रोसेस में है, जहाँ पर कोई कंपनी डीमर्ज एंड रिजल्टिंग का केस है, जहाँ पर होल्डिंग एंड सब्सिडरी का केस है, भैया वहाँ होल्डिंग सब्सिडरी हटा देना, जहाँ पर हमारा ये केसेस है वहाँ पर हमें केवल उतना ही डेप्रिसिएशन मिलेगा टोटल जितना कि हमारा ये केस न रहने पर मिलता। अब इस 10 रुपए को बांट दो दोनों लोगों में, प्रोप्राइटरशिप फर्म में भी और कंपनी में भी। 10 से ज़्यादा डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, अब ये नहीं मिलने वाला, मैक्सिमम डेप्रिसिएशन 10 रुपया ही मिलेगा। तो कुछ हिस्सा प्रोप्राइटरशिप फर्म में, कुछ हिस्सा कंपनी में, कुछ हिस्सा पार्टनरशिप फर्म में, कुछ हिस्सा कंपनी में, कुछ हिस्सा अमलगमेटिंग फर्म में, कुछ हिस्सा अमलगमेटेड फर्म। बात समझ में आई? कैसे बांटेंगे? अजीब बात है, कैसे बांटेंगे? नंबर ऑफ डेज के बेसिस पर, जितना दिन जिसने एसेट को यूज़ किया उस बेसिस पर बांट दो।
ये कुछ सेलेक्टेड केसेस में ही होता है, सब केसेस में नहीं होता ऐसा, ठीक है ना। तो यहां पर भी वही केस है, कंपनी ने प्रोप्राइटरशिप फर्म को टेक ओवर कर लिया। अब प्रोप्राइटरशिप फर्म कहेगी भाई मैंने तो एसेट 1 सितंबर तक यूज किया है, एग्जैक्ट 180 दिन, एग्जैक्ट कि नहीं 180 दिन से कम तो मुझे 50%, कंपनी ने 180 दिन से ज़्यादा तो उसको पूरा डेप्रिसिएशन, तो 1.5 गुना डेप्रिसिएशन मिल गया ना, एक के बजाय 1.5 गुना मिल गया, वो अलाउ नहीं होगा। पहले तो आप डेप्रिसिएशन निकाल लो कि अगर ये सक्सेशन नहीं हुआ होता तो कितनी मैक्सिमम डेप्रिसिएशन दे सकते हैं, और उस डेप्रिसिएशन को दोनों में बांट दो। अब क्लियर है? मैक्सिमम लिमिट ऑफ डेप्रिसिएशन, चलो ओपनिंग WDV कितना आ जाएगा बोलो, लिखा है ओपनिंग ना 5 लाख प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एसेट बी एंड एसेट सी 2 लाख और 1,60,000 कितना हुआ, माइनस मनी पेबल तो कुछ भी नहीं है, बोलो ना, WDV फॉर डेप्रिसिएशन पर्पसेस कितना है। अच्छा, इस 8,60,000 पर जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो प्रॉब्लम किन तरह की एसेट्स पर आ रही है, इन तरह की एसेट्स पर या इन तरह की एसेट्स पर। डेप्रिसिएशन 2 पार्ट में बांटने की प्रॉब्लम किस में आ रही है, इन दोनों पर या इस पे, इसमें, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा कभी प्रोप्राइटरशिप फर्म में था, अब वो किस में है, कंपनी में। प्रॉब्लम केवल इन 2 एसेट्स की डेप्रिसिएशन पर है ना। इसको 2 पार्ट में बांटना है, कुछ हिस्सा का डेप्रिसिएशन प्रोप्राइटरशिप फर्म लेगा और बाकी हिस्सा कंपनी लेगी। ये तो पूरा कंपनी ने ही खरीदा है तो कंपनी ही डेप्रिसिएशन अवेल करेगी, बोलो ना। चलो, अब हमने 8,60,000 को कैसे डेप्रिसिएशन दिया, जरा ढंग से देखो, 2 पार्ट में, फर्म और कंपनी। क्यों, कंपनी के हाथ में कितने का, ये तो प्लेन है, बचा कितना 7 लाख। क्या ये एसेट 180 दिन से अधिक है? दोनों पर फुल डेप्रिसिएशन लगेगा, बोलो ना। तो इस पर पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा, फुल डेप्रिसिएशन, और इस एसेट पर 1/1/2013 तो 50% ऑफ नॉर्मल डेप्रिसिएशन, बोलो ना। बोलने दो, धीरे धीरे आगे चलो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 7 लाख का कितने रेट से, 2 एसेट्स हैं ए एंड बी, कितनी एसेट्स है, 5 लाख और 2 लाख। 5 लाख का कितने के रेट से, 75,000 और इसका 30,000, हाँ या ना। इस डेप्रिसिएशन को 2 लोगों में बांटना है, फर्म में और कंपनी में। इस डेप्रिसिएशन को भी 2 पार्ट में बांटना है, फर्म में और, दोनों लोग बेनिफिट उठाएंगे लेकिन इससे ज़्यादा नहीं उठा सकते, पक्का। और ये पूरा का पूरा किस में जाएगा, कंपनी। कितना आया, 1,60,000 का 12,000 आ रहा है, तो ये तो बड़ा आसान था, 12,000 कंपनी को दे दिया। इसकी प्रॉब्लम आ रही है ना,
प्रॉब्लम किसकी आ रही है? इस डेप्रिसिएशन को दो पार्ट में। मैक्सिमम डेप्रिसिएशन एसेट ए पर मिल सकता है 75,000, उसका कुछ हिस्सा फर्म में जाएगा, कुछ हिस्सा कंपनी में जाएगा। एसेट बी पर डेप्रिसिएशन मैक्सिमम मिल सकता है 30,000, उसका कुछ हिस्सा ए में आएगा, कुछ हिस्सा बी में जाएगा। बता सकते हो नंबर ऑफ डेज? जरा देखो, एक मिनट। नंबर ऑफ डेज जरा देखा जाए तो ये एसेट साल भर यानी 12 महीना 365 दिन, 1/4 से लेकर 31/3 तक है, पूरे 365 दिन। इस 365 दिन में फर्म ने कितना दिन एसेट को यूज़ किया? 1 सितंबर तक। कब तक? 1 सितंबर तक फर्म ने यूज़ किया, 1 सितंबर के बाद कंपनी ने यूज़ किया। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ओह अगस्त, 5 महीना। कितने महीने? अप्रैल में, मई में, जून, जुलाई, अगस्त, बोलो कितना दिन हुआ टोटल? 153 डेज, हाँ या ना? तो 153 दिन का डेप्रिसिएशन किसके पास जाएगा? अब बाकी कितने दिन बचे? 365 में से 153 दिन हटा दो तो 212, बोलो। तो अब 75,000 को बांट दो 153 बटा 365, 75,000 को 212 बटा 365 बांट दिया। नहीं, मंथ्स पे ना निकालो, डेज पर निकलता है हमेशा, नंबर ऑफ डेज पर निकलता है ये चीज़। कितना कितना? 21 या 31? 31, 458, और इसका बैलेंस करो यार, है बोलो। चलो, ये तो हो गया फर्म और कंपनी के बीच में। इसकी बात करते हैं 30,000 की। ये एसेट कब खरीदी गई है? जून में। इधर देखना, तो जून, जुलाई, अगस्त ये फर्म ने यूज़ किया, बताओ कितना हुआ? 92 डेज। इधर देखना, हाँ या ना? और 365 में 153 चला जाता है तो बचता है 212 दिन, इसने यूज़ किया, बोलो। बाकी बचा हुआ दिन किसने यूज़ किया? सितंबर ऑनवर्ड्स, कंपनी ने। तो अब जो भी डेप्रिसिएशन है उसको इन दोनों में बांट दो। 30,000 को गलत कर रहे हो, कैलकुलेटर देना। टोटल दिन कितने ले रहे हो? 365। कैसे लोगे 365? दोनों जोड़ो तो 365 आ रहा है तुम्हारा। 212 दिन प्लस 92 डेज, 304 दिनों में बांटना है डेप्रिसिएशन को। टोटल दिन कितने आ गए? 304, क्योंकि ये तो एसेट थी ही नहीं ना इन 60 दिनों में, तो उसको क्यों ले लोगे 61 दिन? अब बोलो 9079 20921। अब बात समझ में आई? अब कंपनी को जो जो मिला है उसको एक तरफ रखो। कंपनी को डेप्रिसिएशन कौन कौन सा मिला? इधर देखो, ये टोटल डेप्रिसिएशन पहले बताओ, टोटल A to Z सारे जोड़ दो, पांचों पॉइंट। एक लाख माइनस करो, 653, 643, 743, ठीक है। ये क्लोजिंग WDV। इधर देखना ढंग से। अब ये कंपनी अगले साल 743 आगे ले जाएगी अपने यहाँ, ठीक है ना। लेकिन डेप्रिसिएशन 1,17,000 में से कंपनी को केवल इतना मिलेगा एज अ डिडक्शन, और फर्म को इतना मिलेगा। तो डेप्रिसिएशन 1,17,000 को दो पार्ट में बांटो। फर्म कितना अवेल करेगी, कंपनी कितना अवेल करेगी? 76, हाँ 31, 9, 40, 40,500 आ गया ये। ध्यान नहीं रहेगा बाद में जाकर।
एक नया टॉपिक है एडिशनल डेप्रिसिएशन। क्या है? एडिशनल डेप्रिसिएशन। जो आज तक हम लोग डेप्रिसिएशन देते आ रहे थे उसके अलावा हमको डेप्रिसिएशन मिलेगा। नहीं समझे मेरी बात? ये नॉर्मल डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट होता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हमें इसके अलावा एडिशनल डेप्रिसिएशन गवर्नमेंट ने दिया है बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स को बूस्ट अप करने के लिए। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है वो नई एसेट जब लगाती है किसी आर्टिकल को प्रोड्यूस करने में, मैन्युफैक्चर करने में, तो ऐसी मशीन को जिस साल खरीदा जाता है उस साल तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन जो आपको मिलेगा सो मिलेगा, लेकिन उसी साल केवल एक साल फर्स्ट ईयर में हमको एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा 20% के हिसाब से। एडिशनल डेप्रिसिएशन यानी कि अगर मैंने पिछले साल कोई एसेट खरीदी तो उस एसेट पर नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो मिलेगा ही मिलेगा, एक्स्ट्रा हमको डेप्रिसिएशन मिलेगा उस एसेट की कॉस्ट का 20% के रेट से। ना मुझे 15% से मतलब है, ना मुझे 100% से मतलब है, ना मुझे 60% से मतलब है, ना 20% से मतलब है, मुझे एक्स्ट्रा 20% डेप्रिसिएशन मिलेगा। ध्यान रखें, अगर किसी एसेट्स पर 100% डेप्रिसिएशन मिलता है तो क्या उसके ऊपर का डेप्रिसिएशन भी मिलेगा क्या? ना 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 ना, हमें 100% से ऊपर तो कभी डेप्रिसिएशन मिल ही नहीं सकता। तो कोई एसेट ऐसी मैंने अगर पिछले साल खरीदी है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में जिस पर 100% डेप्रिसिएशन उसी साल मिल जाता है तो उस पर ये रूल लागू नहीं होगा। यानी हमें नॉर्मल केस में जो एसेट पिछले साल खरीदी फर्स्ट ईयर में हमें उस पर एक्स्ट्रा 20% डेप्रिसिएशन मिलेगा। जैसे मान लो 2 लाख की एसेट खरीदी, तुम लोगों ने कहा सर 15% तो हम लोगों ने डेप्रिसिएशन निकाल लिया था उस एसेट पर, कितना? चलो तो 2 लाख पर एक और डेप्रिसिएशन ले लो हमारी ओर से, कितने का? 40,000 का। अगर एसेट 180 दिन से कम पुट टू यूज हुई है तो आप इसका 50% डेप्रिसिएशन लेते हो ना, तो इसका भी आप कितना % डेप्रिसिएशन लोगे? यानी 20,000। अब बात समझ में आई? दिस रूल अप्लाइज ओनली इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द एसेट। अगले साल ये 20% का बेनिफिट हट जाएगा, केवल आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन ही मिलेगा। क्लियर हुआ? चलो, मेरे पास एसेट कितने की थी? 2 लाख की। डेप्रिसिएशन कितना मिला मुझे नॉर्मली? 70,000। अब मेरे पास WDV कितनी बची एसेट की? 2 लाख में से 70,000 गया तो अगले साल मुझे डेप्रिसिएशन 130 पर मिलेगा या 170 पर मिलेगा? 130 पर मिलेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन अगर मुझे 70,000 मिल चुका है तो मुझे केवल डेप्रिसिएशन अगले साल 130 पर ही मिलेगा। क्लियर है? कितने के रेट से? 15% के हिसाब से। ये केवल फर्स्ट ईयर में ही मिलता है, सेकेंड ईयर में नहीं मिलता। अच्छा सुन ले, इन केसेस में हमें डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन का। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट में हमें ये एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, केवल ऐसी एसेट्स पर मिलेगा जो पिछले साल खरीदी गई हैं और पिछले ही साल पुट टू यूज है और 180 दिन से कम या ज़्यादा, वो बात का मैटर है। क्लियर? हाँ या ना? नई मशीनरीज पर मिलेगा, सेकेंड हैंड मशीनरीज पर नहीं मिलेगा। केवल प्लांट एंड मशीन पर मिलेगा, सेकेंड हैंड पर नहीं मिलेगा, फर्स्ट हैंड पर मिलेगा। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट पर नहीं मिलेगा, कोई भी ऐसी एसेट पर नहीं मिलेगा जिस पर एक ही साल में 100% डेप्रिसिएशन अवेल किया जाता हो। हाँ या ना? कोई भी ऐसी मशीनरी पर नहीं मिलेगा जो गेस्ट हाउस में यूज होती हो, ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज होती हो। हाँ या ना? बोलो। एनी ऑफिस अप्लायंसेज और रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल पर भी हमें ये डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल पर भी ये डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। किसी ऐसी एसेट पर ये डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा जो ऑफिशियल पर्पसेज या रेजिडेंशियल पर्पसेज में यूज होती हो। हाँ या ना? कोई भी ऐसी मशीनरी नहीं यूज़ हो जाएगी डेप्रिसिएशन के लिए जो फर्स्ट टाइम इंडिया में यूज़ हो रही हो, यानी कि इंडिया के बाहर एक बार यूज़ हो गई है, इंडिया में फर्स्ट टाइम आ रही है, तो तुम ये सोचो कि ये तो इंडिया में फर्स्ट टाइम आ रही है, फर्स्ट टाइम इंडिया में डेप्रिसिएशन मिलेगा। ना 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 ना, उसको हम सेकंड हैंड एसेट मानेंगे और उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं देंगे। क्लियर है? दैट्स इट। और कुछ पूछना है तो पूछ लें। हाँ, कितना कितना? नहीं ठीक है, ये कह रहा है 81% हो तो हाँ, तो 81% आप यहाँ ले लेंगे, बाकी 19% आप यहाँ ले लेंगे।
जाहिर बात है 20 तो मिलेगा नहीं, 100% के ऊपर तो डेप्रिसिएशन किसी एसेट पर मिलने से रहा। क्लियर? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चंस भी देखेंगे। नेक्स्ट क्लास केवल एक क्लास और डेप्रिसिएशन की चलेगी, सारे क्वेश्चंस ओवर हो जाएंगे। थैंक यू बच्चों।